हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। प्यारे दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है, ये क्लास नंबर 7 है। इससे पहले हमारी 1 से लेकर के 6 तक क्लास आ चुकी है, जो सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपकी सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जो है आपकी जीके जीएस स्पीडी क्लास के नाम से। ठीक है, तो प्रत्येक क्लास जो जो हम बनाते हैं उसमें ऐड होती चली जाती है। तो यदि आप पहली बार चैनल पे आए हुए हैं तो क्लास को अंत तक ज़रूर देखना, लास्ट तक देखना, और उसके बाद आप जो है पहली वाली क्लास भी आप देख सकते हैं। यदि आपकी क्लास पसंद आए तो आप एक बार क्लास को लाइक करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करता जी क्लास को। देखिए, जो छात्र हमारे जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आज की क्लास में। सभी को प्यार भरा नमस्कार है। आप सभी से उम्मीद है कि आप कोई बात ना करें। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका पेपर जो है अपकमिंग है, सारे एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं। ओके, तो बातें मत करें, केवल और केवल क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपको आंसर पता है तो उसका आंसर दीजिएगा बेटा। ठीक है, चलिए शुरू करता जी क्लास को। शुरू। पहला क्वेश्चन हमारा, अकबर का जन्म 1542 में हुआ था अमरकोट में। ठीक है, जो हमारे अकबर है, इनका जन्म कब हुआ था? 1542 में अमरकोट में हुआ था बेटा। 1556 से लेकर के 1560 का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को हम बैरम खान का टाइम पीरियड कहते हैं। किसका टाइम पीरियड कहते हैं? बैरम खान का टाइम पीरियड कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और इस 1556 में ही अकबर जो है राजगद्दी पर बैठा था, याद रखना। तो इन 4 साल के भीतर में जो है, जो बैरम खान था वो प्रशासन में कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर करने लगा था। ठीक है, याद रखना। ओके, अकबर ने ही सबसे पहले लड़के और लड़कियों का जो विवाह की आयु थी उसको मेंटेन करने की कोशिश की थी। 1564 में इसने जजिया कर को ख़त्म कर दिया था। ठीक है, कौन सा टैक्स ख़त्म करा था बेटा? जजिया टैक्स ख़त्म करा था, याद रखना। जो आपको सबसे पहले 712 के युद्ध में सिंध की जनता पर लगाया गया था। कहाँ पर लगा था? सिंध की जनता पर लगा था। ठीक है, याद रखना, सिंध की जनता पर लगा था भाई। ओके, अकबर के शासनकाल के कुछ महत्वपूर्ण युद्ध भी है। देखो, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, हमारी जब आप पिछली क्लासेज देखेंगे तो आपको हर क्लास में मैंने क्वेश्चन बताया है। थोड़ा मेरा बुखार हो रहा है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, फिर भी मैं आपकी क्लास दे रहा हूँ। तो सभी प्यारे विद्यार्थी इस क्लास का थोड़ा सा जो है क्या बोलते हैं, थोड़ा मेरे टाइम का जो है उसकी वैल्यू को समझे। ठीक है, क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। यह आप ही के फ़ायदे क्लास है। ऑफलाइन के साथ साथ में आपको मैं ऑनलाइन क्लासेस भी दे रहा हूँ, जिससे कि आपका सिलेक्शन जल्दी हो। ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सारे आरआरबी रेलवे के आए हुए हैं। ठीक है, चलिए, तो डे बाई डे हमारी इसकी क्लास आती है बेटा रात के 8:30 बजे। ठीक है, ओके, तो सभी विद्यार्थी 8:30 बजे आकर क्लासेज को देखा करें। ओके, चलिए। तो अकबर का जन्म, ये मैंने आपको बता ही दिया। इसमें युद्ध कौन सा हुआ था बेटा? देखो, एक युद्ध हुआ था 1556 का, जिसका नाम है पानीपत का सेकंड युद्ध। ठीक है, पानीपत का सेकंड बैटल हुआ था। आई बात समझ में? और उसके बाद 1576 का एक युद्ध और हुआ था, जिसका नाम था हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सी घाटी का? हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, और अकबर के जीवन का जो अंतिम अभियान था वो था 1601 का असीरगढ़ का अभियान। ठीक है, इसके द्वारा अकबर ने जो है असीरगढ़ का जो किला था उसका दरवाज़ा या उसका ताला जो है सोने की चाबी से खोला था, याद रखना। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव सर्वप्रथम 1969 में चंद्रमा पर उतरा था। तो जो मानव यहाँ पर गया था वो अपोलो, APOLL अपोलो 11 के द्वारा गए थे। अपोलो 11 है भैया, 11। ठीक है, अपोलो 11 के द्वारा गए थे। और जाने वाले कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन थे बेटा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, और एल्विन एल्ड्रिन। एल्विन और एल्ड्रिन थे। ठीक है, यहाँ भी आप याद रखना, चंद्रमा जो है पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। कितना है? 3,84,000 किलोमीटर दूर है। ठीक है, चलो
अगला क्वेश्चन है बेटा, बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। तो बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, तो हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा जो ग्रह आपका बुध है, ठीक है, और नज़दीक भी सूर्य के यही है। ओके, याद रखना। तो बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। ठीक है, बुध जो है सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में करता है, ये भी आप याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार का उत्तरदायी ओ डायर को 1940 में उधम सिंह ने गोली मारी थी। उसके बाद उधम सिंह को जो फांसी लटका दिया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बता बेटा 13 अप्रैल, अप्रैल मतलब चौथा महीना, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, याद रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनुबाई था। ठीक है, अंग्रेजों से लड़ती हुई कालपी के युद्ध में मारी गई थी। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, याद रखना। तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी, जो कि झांसी की रानी थी, ठीक है, इनका बचपन का नाम क्या था या वास्तविक नाम मनुबाई था। अंग्रेजों से लड़ते हुए ये कालपी के युद्ध में मारी गई थी। उस अंग्रेज का नाम क्या था? सर हीरोज। क्या नाम था बेटा उसका? सर हीरोज। हीरोज याद रखियो। ठीक है, तो उसका नाम था सर हीरोज। ठीक है, याद रखना। देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप मेरी क्लास को बड़े ध्यान से देखेंगे, बड़े ध्यान से सुनेंगे और 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे, जब भी आप पेपर दे के आएंगे, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपका जीएस का आया है, मान लीजिए आपका क्वेश्चन जो है रानी लक्ष्मीबाई से रिलेटेड पूछ लिया, तो आप उम्मीद करना कि वो क्वेश्चन मैंने आपको बताया होगा, चाहे आप इन क्लासेज में से मिला लेना बिल्कुल डंके की चोट पर। ठीक है बेटा, तो डेली क्लासेस को देखा करें और जीएस का डर खत्म करें। ओके, तो कालपी के युद्ध में मारी गई थी। सर हीरोज अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, और रानी लक्ष्मीबाई को जो है धोखा दे दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कला की गांधार शैली का विकास कुषाण काल में हुआ था। ठीक है, याद रखना। जो गांधार शैली है इसका विकास कुषाण काल में हुआ था। कुजुल कडफिसस, कुजुल कडफिसस, कुजुल कडफिसस ने जो है कुषाण वंश की स्थापना करी थी। इसका प्रमुख जो शासक था, प्रमुख राजा कौन था बेटा? तो प्रमुख शासक था आपका, क्या नाम था उसका? कनिष्क। कौन था? कनिष्क। तो प्रमुख शासक कौन था बेटा? कनिष्क था। ठीक है, चलो अगला है चरक प्राचीन औषधि से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर है। क्या है? तारापुर है। ठीक है, याद रखना। तो भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर है। ठीक है, याद रखना। तारापुर कहाँ बेटा? महाराष्ट्र में है। चलिए, तो भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र क्या बेटा? तारापुर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, याद रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे। कौन थे बेटा? जीबी मावलंकर थे। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर थे। आप याद रखना इसको, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर थे, याद रखना। लोकसभा आर्टिकल 81 में है, आपको पता है। टेन्यूर कितना होता है बेटा? 5 साल होता है, ये भी आपको पता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, नालंदा विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था। किसने बनवाया था बेटा? कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था। तो नालंदा जो विश्वविद्यालय था इसे किसने बनवाया था? कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था, याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय को जो बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त करा था। किसने? बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त करा था, याद रखना। ठीक है, बख्तियार खिलजी कौन था? ये बंगाल प्लस बिहार का शासक था। बंगाल प्लस बिहार का शासक था, याद रखना। ठीक है, बंगाल का जो शासक था जिसका नाम था लक्ष्मण सेन, तो लक्ष्मण सेन को भी इसने पराजित कर दिया था, याद रखना। मात्र 18 घुड़सवार की सहायता से जो है लक्ष्मण सेन को पराजित कर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह बुध और शुक्र है। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में दो ग्रह हैं जिनमें बुध है और शुक्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी बन जाती है। ठीक है, तो गंगा नदी कब बनती है? जब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी कहाँ पर मिलते हैं बेटा? देवप्रयाग में। यानी जब देवप्रयाग में, मैं लिख देता हूँ, देखो, जब देवप्रयाग में
जब देव प्रयाग में भागीरथी प्लस अलकनंदा प्लस अलकनंदा नदी मिलती है आपस में, भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलती है बेटा, तो क्या बनती है यहाँ, तो परिणाम स्वरूप ये बनती है आपकी गंगा नदी। ठीक है, याद रखना। और देखो भागीरथी के नाम से गंगा को जो है पश्चिम बंगाल में भी जाना जाता है, याद रखना। ठीक है, पश्चिम बंगाल में जो है गंगा नदी है ये भागीरथी और हुगली नदी में टूट जाती है, याद रखना। तो गंगा नदी को भागीरथी नदी के नाम से दो जगह जाना जाता है, एक पश्चिम बंगाल में और एक उत्तराखंड में। और इस भागीरथी नदी पर ही पश्चिम बंगाल में फरक्का डैम है। कौन सा डैम है बेटा, फरक्का। ठीक है, याद रखना, कौन सा डैम है, फरक्का। ठीक है, उसके बाद में बांग्लादेश में एंट्री कर जाते हैं, याद रखना। ठीक है, चलिए। जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है, यानी भारत का राष्ट्रपति जो भी भाषण देता है उसे केंद्रीय मंत्रिमंडल क्या करता है, तैयार करता है। ठीक है, देखो आर्टिकल 52 के द्वारा भारत का राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। ठीक है, आर्टिकल 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमतान की शक्ति है। ठीक है, आर्टिकल 79 संसद का गठन। 123 बेटा राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन देखो। हम आगे थे राष्ट्रपति का आर्टिकल पे। ठीक है, तो 143 क्या था बेटा, 143 के द्वारा जो भारत का राष्ट्रपति है राष्ट्रीय हित के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। 352 राष्ट्रपातकाल है, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तापातकाल। ठीक है, चलो। अगला है लेटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका होती है। क्या होती है बेटा, आयरन एंड सिलिका होती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले एरिस्टोथनीज ने मापी थी। तो एरिस्टोथनीज को जो है भूगोल का पिता कहते हैं, क्या कहते हैं, भूगोल का पापा जी कहते हैं, याद रखना। चलिए, महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में था इस साल, याद रखियो। ठीक है, तो महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को का नेतृत्व अरुणा आसफ अली ने किया था, इम्पोर्टेंट है। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब महात्मा गांधी को जेल हो गई थी, ठीक है, तो उस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, अरुणा आसफ अली, महिला थी, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, याद रखियो। भारत छोड़ो आंदोलन कब चला था बेटा, 8 अगस्त 1942 को। कहाँ चला था बेटा, बम्बई में। कहाँ चला था, बम्बई में चला था। ठीक है, याद रखना। करो या मरो का नारा दिया गया था, करो या मरो का नारा दिया गया था, याद रखना। ठीक है, करो या मरो का नारा दिया गया था, राइट। ओके, विस्टन चर्चिल इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ये भी आप याद रखना। ओके, वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। वायसराय कौन थे, लिनलिथगो। ठीक है, चलो। अगला है दशमलव पद्धति का उदय भारत में हुआ है। ठीक है, प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 के समय प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। कौन था बेटा, सिराजुद्दौला। चलिए, अगला है नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को सतपुड़ा श्रृंखला विभाजित करती है। कौन करती है, सतपुड़ा श्रृंखला विभाजित करती है। तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी का जो जल है इसे कौन विभाजित करती है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी विभाजित करती है, याद रखना। ठीक है, अगला है बेटा देखो नर्मदा कहाँ से निकलती है बेटा, नर्मदा निकलती है आपकी अमरकंटक से, अमरकंटक से। ठीक है, चलिए, कहाँ पर गिरती है, अरब सागर में। कहाँ पर गिरती है, अरब सागर में। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है गारो हिल्स मेघालय में है। मेघालय को मेघों का घर कहते हैं। चलिए, प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बना दादा भाई नौरोजी था। इनकी किताब का क्या नाम था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनको भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं, याद रखना। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट है लड्डू जापान की राजधानी टोक्यो
होन्शु द्वीप पर है, ठीक है, याद रखना। जो होन्शु है ये, सॉरी, जो टोक्यो है ये होन्शु द्वीप पर है, ठीक है, जबकि नागासाकी जो है वो क्यूशु द्वीप पर है, ठीक है। एशिया में सबसे ज़्यादा जलयान आपका जापान बनाता है, और चाइना के बाद सबसे ज़्यादा मछली जो पकड़ता है या मछली उत्पादन करता है वो भी आपका जापानी है। इसका जो पुराना नाम है वो निप्पो, क्या है, निप्पो, ठीक है, निप्पो, निप्पोबाड़ा। तो निप्पो का आपने शायद सुना होगा, तो वो जापान से आते हैं, ठीक है। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। प्याज में फास्फोरस पाया जाता है, इम्पोर्टेंट है। हीरे का क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री होता है, चलिए। हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है, जबकि प्लेटिनम जो है सबसे कठोर धातु है, प्लेटिनम, ठीक है। सबसे कठोर क्या है, या धातु है, ये धातु है, ध आ तेउ धातु, और ये पदार्थ है, क्या है बेटा, पदार्थ। और हीरा जो है कार्बन का शुद्ध भी है, हीरन कार्बन का शुद्ध रूप है, याद रखना, ठीक है। चलिए वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, ठीक है। चलिए वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है, चलिए, ठीक है। जो वॉशिंग मशीन है ये अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। सामान्य अवस्था में गैसें विद्युत की कुचालक होती है, किसकी, विद्युत की, ओके बेटा। तो बेटा जो छात्र जुड़ चुके हैं, ठीक है, वे सभी स्टूडेंट जो है क्लास को लाइक करें, जो नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ओके। और आप सभी जो है शांति से क्लास को देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। तो अपने दोस्तों को इसका क्लास का लिंक भी शेयर कर दिया करें, जिससे कि वे भी अपनी तैयारी कर ले, ठीक है। और चैनल को ग्रो करने में थोड़ी सी सहायता जरूर करें, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, एक्स किरणों की खोज विलियम रोंटजन ने करी थी, याद रखना। तो किरण आपकी 3 प्रकार की होती है, हैं, अल्फा, बीटा और गामा। भूकंप को सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है, जो भूकंप है उसको हम सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा मापते हैं। देखो इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, सिस्मोग्राफ है। और अगर पैमाना पूछे, पैमाना किस पैमाने पर मापते हैं, तो आंसर आपका रिक्टर होगा तो भूकंप हमेशा जो है रिक्टर स्केल पर, रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। तो भूकंप को सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा मापा जाता है, ठीक है, याद रखना। और पैमाना क्या आपका रिक्टर है, ये भी याद रखना। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी था, कौन था बेटा, रॉबर्ट पियरी था, ये भी आप याद रखना, ठीक है। चलिए रेडियो सक्रियता के आविष्कारक हेनरी बेकुरल थे, ठीक है। जो रेडियो सक्रियता थी इसकी खोज किसने की थी, हेनरी बेकुरल ने, कब, 1896 में, ठीक है। और 1896 में ही आधुनिक ओलंपिक गेम की शुरुआत हुई थी एथेंस से। आधुनिक ओलंपिक गेम की जो स्टार्टिंग हुई थी वो कब हुई थी, 1896 में ही हुई थी, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए रमन प्रभाव के आविष्कारक डॉक्टर सर सीवी रमन है, इम्पोर्टेंट है। इसके लिए इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज दिया गया था रमन इफेक्ट के लिए, ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य वाला देश कहते हैं, क्योंकि यहाँ रात में जो है सूर्य उगता हुआ दिखाई देता है, ये आप याद रखना। नॉर्वे की जो राजधानी है वो ओस्लो है, क्या है बेटा, ओस्लो। तो नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो है, याद रखना, ठीक है। चलिए अगला है बेटा, भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 से 52 में हुए थे, और ये सबसे लंबे समय तक चलने वाले आम चुनाव थे। क्या थे, सबसे लंबे समय तक चलने वाले आम चुनाव थे, ये भी आप याद रखना। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ओके। तो मैंने आपको रिवाइज कराए थे सभी के सभी गवर्नर जनरल, मैं एक बार फिर मोटे तौर पर बता देता हूँ। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, जबकि अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग था। जबकि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल आपका वारेन हेस्टिंग था, और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। फिर जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, इसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल 1833 के अधिनियम द्वारा बनाया गया था। और पूरे भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो हमारा लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। फिर लॉर्ड कैनिंग को 1858 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल से वायसराय बना दिया गया था। और पूरे भारत का जो पहला वायसराय था वो आपका लॉर्ड कैनिंग था, याद रखना। अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन,
पहला और अंतिम अंग्रेज स्वतंत्रता के बाद में भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। आज़ादी के बाद में भारत का पहला और अंतिम वायसराय कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था। ठीक है बेटा, चलिए। भारत की कुल लोकसभा में 545 सीटें हैं। चलिए। अकबर के पिता का नाम हुमायूं था और हुमायूं को शेर शाह सूरी ने चौसा के युद्ध 1539, बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध 1540 में हराया था। 1998 में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था और इसी के साथ में पाकिस्तान के इजमामुल हक को दिया गया था। ठीक है। 1 जनवरी 1999 को 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। चलिए। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है बेटा? दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है स्टेचू ऑफ यूनिटी। कौन सी है? स्टेचू ऑफ यूनिटी। ठीक है। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो सरदार पटेल से संबंधित है। कहाँ पर है बेटा? गुजरात में है। गुजरात में है। किस नदी पर है बेटा? नर्मदा नदी पर है, याद रखना। ठीक है। तो स्टेचू ऑफ यूनिटी यानी एकता की मूर्ति। तो एकता दिवस कब मनाया जाता है? एकता दिवस। तो एकता दिवस जो है आपका 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को, याद रखना। ओके, चलिए। अगला सवाल है बेटा विजय स्तंभ चित्तौड़ राजस्थान में है। ठीक है, चलिए। एक माइक्रोफोन 0.001 मिमी के बराबर होता है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इम्पोर्टेंट है। क्या कहते हैं बेटा? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण मतलब एसिलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दिस इज कॉल्ड एसिलरेशन, याद रखना। क्या कहते हैं बेटा? एसिलरेशन। ठीक है, याद रखना। ओके। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है बेटा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण चालन कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए। ठीक है बेटा, जो स्टूडेंट चैनल पर नहीं है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें, आप वीडियो को लाइक भी करें। और ये हमारी देखो क्लास नंबर कौन सी है? क्लास नंबर 7 है, याद रखना। इससे पहले हमारी टोटल क्लास 6 आ चुकी है और प्ले लिस्ट में 6 की 6 क्लास आपकी सिस्टमेटिक तरीके से है। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, अगर आपके पेपर में GK GS आती है बेटा। ठीक है। और आपको मैं जो है इसके 1998 से लेकर के 2023 तक जितने भी रेलवे के पेपर हुए हैं GK GS वाले, ठीक है, चाहे वो आपका NTPC का हो, रेलवे D ग्रुप का हो, प्रमोशन वाला हो, स्टेशन मास्टर का हो, ठीक है, या आपके ALP लोको पायलट का हो, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। ठीक है। तो इससे आपका एक मस्त रिवीजन हो जाएगा। जो छात्र चैनल पे पहली बार आ रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा। वीडियो को आप 2-3 बार ज़रूर देखें। ठीक है, क्योंकि एक बार देखने से आपकी समझ में नहीं आएगी। ठीक है। डेली क्लास को देखा करें रात के 8:30 बजे आकर के आप चैनल पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 के संस्थापक A.O. ह्यूम थे और इस समय वायसराय कौन था बेटा? डफरिन था। कौन था? डफरिन। ठीक है, तो वायसराय कौन था बेटा? डफरिन था। A.O. ह्यूम जो था इसका संस्थापक था। पहले अध्यक्ष कौन थे बेटा? WC बनर्जी। कौन था? WC बनर्जी। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, कैटफिश बिना सल्क वाली मछली है। ध्वनि की अधिकतम गति इस्पात में है यानी लोहे में, तो सबसे ज़्यादा किस में होती है बेटा? सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद गैस में। ठीक है, याद रखना। सॉलिड में क्यों होती है? क्योंकि सॉलिड के जो अणु होते हैं, एटम्स, वे क्लोजली बाउंड होते हैं एक दूसरे से। लिक्विड के थोड़े ज़्यादा होते हैं और गैस के दूर दूर होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पन्न करने वाला प्रदेश राजस्थान है, याद रखना। दुनिया में सबसे ज़्यादा चांदी कहाँ पर होती है बेटा? मैक्सिको में होती है। कहाँ पर होती है? मैक्सिको में, याद रखना। मैक्सिको में। ठीक है। और मैक्सिको के तट पर चलने वाले समुद्री चक्रवात को क्या बोलते हैं बेटा? हरिकेन एंड टोर्नेडो। हरिकेन एंड टोर्नेडो। ठीक है, याद रखना। जबकि जापान और दक्षिणी चीन सागर में टाइफून आते हैं। कौन आते हैं बेटा? टाइफून। ठीक है, चलिए भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला देश आपका राजस्थान है। और ठीक है, और तांबा कहाँ पर होता है? राजस्थान की खेतड़ी में। तांबा कहाँ पर होता है? राजस्थान की खेतड़ी में। ये खान है राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा तांबे का उत्पादन करती है। ठीक है।
ओके बेटा, देखो अगला क्वेश्चन। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, ठीक है। आपेक्षिक आर्द्रता, आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ये ऊपर भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। संरचनात्मक बेरोजगारी अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पुस्तक रोजेज इन दिसंबर MC छागला द्वारा लिखी गई है। प्रसिद्ध ब्रॉडवे न्यूयॉर्क शहर में है। तो जो न्यूयॉर्क शहर है ये हडसन नदी पर है, ठीक है। एम्स्टर्डम में से एम्स्टेल नदी गुजरती है। एम्स्टर्डम से एम्स्टेल नदी गुजरती है, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 साल प्लस होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या होना चाहिए बेटा? न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 साल उसकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है। भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। नॉट टू बी गेन द पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। चलिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979, 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक थी, ठीक है, याद रखना। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाना। इसी साल ये पटवारी के पेपर में आया था क्वेश्चन, ठीक है। पटवारी के पेपर में क्वेश्चन आया था और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है बेटा। तो यहीं पर मैं एक टॉपिक आपको बता रहा हूँ। टॉपिक ये है, जो आपकी पंचवर्षीय योजनाएं होती है, पंचवर्षीय योजना होती है, ये SSC के उसमें स्टैटिक GS का टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। चलिए, तो गरीबी हटाने का जो नारा है किसने दिया था? वैसे इंदिरा गांधी ने दिया था ये नारा, ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना में? 5वीं में, ठीक है, याद रखना। नूर सुल्तान कजाकिस्तान की राजधानी है। तो कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? नूर सुल्तान। क्या बेटा? नूर सुल्तान। तो नूर सुल्तान कहाँ की राजधानी है? कजाकिस्तान की, ठीक है। चलिए, कजाकिस्तान जो देश है ये यूरेनियम उत्पादन में, यूरेनियम आपने आज ही पढ़ा था क्लास में, देखो कजाकिस्तान जो है यूरेनियम उत्पादन में दुनिया में प्रथम स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान पर कौन है? आपका कनाडा है। कौन है बेटा? कनाडा है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, ये भी आपने आज ही पढ़ा था, लैब्राडोर एक ठंडी जलधारा है, याद रखना। लैब्राडोर क्या है? एक ठंडी जलधारा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम आपकी एक गर्म जलधारा है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक गर्म जलधारा है, याद रखना, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में की गई थी, नई दिल्ली में। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली अप्रैल 1957 में अपनाई गई थी, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। सुखना झील चंडीगढ़ में, ये भी इम्पोर्टेंट है, आज मैंने आपको बताया था। चंडीगढ़ जो है पंजाब प्लस हरियाणा की राजधानी है, एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। ली कार्बूजियर ने ली कार्बूजियर ने इसका डिज़ाइन बनाया था बेटा। द रॉक गार्डन, द रॉक गार्डन आपका कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है, याद रखना, ठीक है। तो हमने 4 पेपर अपने कर लिए हैं, अब हम देखेंगे किसको? कर्नाटक राज्य को, ठीक है। इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है आज हम ये देखेंगे। तो बेटा आज की क्लास में आपने जो जो चीज़ें देखी है, जो छात्र नए हैं, ठीक है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्ले लिस्ट में जाकर आप सारी क्लास को देखिएगा। आपका जो भी एग्ज़ाम अपकमिंग है, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो, यूपी पैट का हो, UPSI, यूपी पुलिस, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो जिसमें GK GS आती है बेटा, हर के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डेली सी क्लास आती है। चलिए, तो प्राचीन नाम क्या था बेटा इसका? मैसूर था, राजधानी बेंगलुरु है, ठीक है। बेंगलुरु को जो है सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, याद रखना। तो मुख्य भाषा क्या है यहाँ की? कन्नड़ है। उच्च न्यायालय बेंगलोर में है। जिले 31 है। प्रमुख नगर हम्पी कर्नाटक में है, इम्पोर्टेंट है, तुंगभद्रा नदी पर। बेलगांव में 1924 में महात्मा गांधी ने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी, जो एकमात्र गांव में होने वाला अधिवेशन था। बीजापुर में दुनिया की सबसे बड़ी गुम्बद है, जिसका नाम गोल गुम्बद है। हुबली
दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है, याद रखना। प्रमुख लोक नृत्य यक्षगान है, इम्पोर्टेंट है। तो कर्नाटक का जो प्रमुख लोक नृत्य है वो क्या बेटा, यक्षगान है, ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। पर्यटन केंद्र टीपू सुल्तान का मकबरा, बीजापुर के गोल गुम्बद, ये मैंने अभी बता दिया आपका। जोग गरसोप्पा जो जलप्रपात है, झरना है, ये शरावती नदी पर है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कौन सी नदी पर बेटा, शरावती पर है, कहाँ पर है, मैसूर में। तुंगभद्रा अभ्यारण्य, बेलारी छोड़िए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये इम्पोर्टेंट है, बांदीपुर वाला इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बड़े ध्यान से आप क्लास को देखा करें। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये भी इम्पोर्टेंट है, एसएससी में आया हुआ है। उसके बाद चलिए लोकसभा सदस्यों की संख्या 28 है, राज्यसभा 12 है। तो लोकसभा 28, राज्यसभा 12। अन्य फैक्ट देखो, महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में बेलगांव में करी थी, मैंने बताया था आपको। ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन था कांग्रेस का जो कि गांव में हुआ था, इम्पोर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा है, ये भी आप याद रखना, इम्पोर्टेंट है, कर्नाटक में है। बेंगलोर को भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है, और सिलिकॉन सिटी के रूप में ये जाना जाता है। बेंगलोर को भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर तथा सिलिकॉन सिटी के रूप में ये जाना जाता है। ठीक है, याद रखना। कर्नाटक रत्न मैसूर को कहा जाता है, किसे, मैसूर को। ठीक है, ये भी आप याद रखना। ओके। विश्व का सबसे बड़ा विशाल गुम्बज बीजापुर का गोल गुम्बज है, क्या है, बीजापुर का गोल गुम्बज है, याद रखना। ओके, चलिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा। ठीक है, भारत का बगीचा बेंगलोर को कहा जाता है, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है, बेंगलोर को कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। स्वतंत्रता के पश्चात 1956 में नया एकीकृत राज्य का गठन कब हुआ था, अच्छा, इसका गठन हुआ था 1973 में। मैसूर का नाम बदल के कर्नाटक कर दिया गया था, इम्पोर्टेंट है। कब कर दिया गया था बेटा, 1953 में कर दिया, 73 में कर दिया था भाई, 1973 में कर दिया गया था, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो 1973 में कर दिया गया था, इसका नाम बदल के। ठीक है, याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका। ओके, ठीक है बेटा, तो 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया था, याद रखना, कब, 1973 में। ठीक है, बेलूर और हेलेविड विख्यात होयसल स्मारक है। तो बेलूर और हेलेविड जो है प्रसिद्ध होयसल स्मारक है, इम्पोर्टेंट है। सदाशिवराव को कर्नाटक गांधी कहा जाता है। सोने की खान कोलार कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, याद रखना। ओके, तो बेटा आज हमने आपका सेट कर लिया आज का। तो जो छात्र चैनल पर नए हैं प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप जो है प्ले लिस्ट में जा कर के, ठीक है, ये स्पीडी की जी के जैसी क्लास है, वहाँ पर इससे पहले हमारी 6 क्लास अपलोडेड है, उनको देख सकते हैं। ये 7वीं क्लास है, डेली आपकी क्लास आती है 8:30 बजे। ठीक है बेटा, तो आप टाइम पर आइएगा। ठीक है, क्लास को मिस मत किया करें, और आप सभी जो है क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखा करें। ठीक है बेटा, शुरू से लेकर के आप लास्ट तक क्लास को ज़रूर देखा करें। ये इम्पोर्टेंट क्लास है बेटा, आपके सभी एग्जाम में काम आएगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यकीन मानिएगा, अगर आपने ये क्लास अच्छे से कर ली तो जीएस का आपका डर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और इतने ऑथेंटिक तरीके से आपको कोई नहीं बताने वाला, सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, मैं फिर भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में कई चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, क्लास देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों को इसका लिंक जरूर शेयर कर दिया करें, हमारे जो विद्यार्थी है। ठीक है, चैनल को ग्रो करने में थोड़ी सहायता जरूर करें। अगर आपका नेट वेट भी बच जाए तो बेटा क्लास को जो आप चला के रख दिया करें। ठीक है, चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।